तो आखिरी दौर की पस्त सियासत हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार अब बयानों पर आकर के लटक गया है चुनाव। 7वां ये दौर है, लेकिन जबरदस्त तरीके से बयानों के जरिए और शब्दों के जरिए एक दूसरे को घेरने की कोशिश की जा रही है और फंसाने की कोशिश की जा रही है कि किसने क्या बोला तो उसका मतलब क्या है और वो शब्द वो बात हमें कैसे फायदा दे सकती है, चाहे वो बीजेपी के लोग हों चाहे वो कांग्रेस के लोग हों। और ये जो 7वां दौर है खासतौर से उन इलाकों में हो रहा है जहां पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। अगर हम पंजाब की बात कर लेते हैं, बीजेपी हालांकि अकाली के साथ है लेकिन आमने सामने ही है। मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में गठबंधन के सामने है और बिहार और बंगाल का भी थोड़ा सा जिक्र हम यहां पर जरूर करेंगे। खासतौर से बंगाल की अगर मैं बात करूं, लगातार मनोज जी हिंसा हर चरण में हर दौर में देखने के लिए मिली है, तशद्दुद वहां पर बरपा है। क्या उम्मीद है बीजेपी को? ममता बनर्जी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है आप लोगों को रोकने के लिए, लेकिन आप पूरी ईमानदारी से बताइएगा कितने सीटों का आप लोग इम्कान लेकर के वहां पर चल रहे हैं? पूरी ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि 7वां दौर अब आ ही गया है, उसमें अब आप बड़े दावे करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं आता, क्योंकि हम 10 दिन बाद 8-9 दिन बाद तो रिजल्ट आ जाएंगे। देखिए इमरान जी, जिस गणतंत्र की हम लोग चर्चा ममता जी बार बार बोलती है कि गणतंत्र है, यहाँ गणतंत्र नहीं है, वहां पर वहां गुंडा तंत्र है। आप देखिए पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, कहीं भी आपको अगर हिंसा की घटनाएं अगर कहीं दिखाई देती है तो केवल और केवल पश्चिम बंगाल में दिखाई देती है। वो क्या कारण है ऐसा? वो कौन सा सिंडिकेट चल रहा है, वो कौन सा गुंडा तंत्र चल रहा है, वो कौन सा ऐसा क्या हो गया है आखिर की वहां पर इस तरह की हिंसात्मक घटनाएं हो रही? उसका एक ही कारण है और एक ही वजह है। वो वजह यह है कि वहां पर ममता दीदी की जमीन खिसक चुकी है। निश्चित रूप से ममता दीदी की जमीन खिसक चुकी है, वो बौखला गई है। उनको पता लग गया है कि केवल और केवल कोई टक्कर में है तो भारतीय जनता पार्टी है। आज जो कानून व्यवस्था का वहां पर बेहाल है, ये तो अच्छा है कि निर्वाचन आयोग के संज्ञान में सब चीजें चल रही हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। इससे पहले आपको ध्यान में होगा हमारे प्रधानमंत्री जी क्या हमारे अध्यक्ष जी के तक को रैली करने के लिए मना करती थी, लेकिन आज कानून व्यवस्था तार तार हो गई है। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और वो वहां पर हथियारबंद लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों को ला रही है, अवैध घुसपैठियों को वहां ला रही है। वहां भय और आतंक का माहौल बना करके ये जो गुंडई कर रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से संकेत है इनका कि इनकी जमीन खिसक चुकी है, ये लोग हारने के कगार पर है। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बंगाल में अच्छा करने वाली है। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी 25 से ज्यादा वहां पर सीटें आने वाली है। 25 से ज्यादा आप लोग मानकर चल रहे हैं। बेहद दिलचस्प बात आपने कही, 25 सीटें बहुत होती हैं मनोज जी। वेस्ट बंगाल में खास तौर से जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कैडर जो है उतना मजबूत नहीं रहा है, लेकिन आधार क्या? मैं यही आपसे पूछना चाहता हूं। सामने ममता बनर्जी हैं, लेफ्ट भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी का कैडर, हालांकि बीजेपी ने वहां पैड बनाई है, संघ ने आरएसएस की मदद से वहां पर आप लोगों ने बहुत जमीनी स्तर पर काम शुरू किया, लेकिन 25 सीटें जी निश्चित रूप से और उससे ज्यादा ही होने वाली है। उसका एक कारण है, त्रिपुरा में भी हमारा कैडर नहीं था, लेकिन हम प्रचंड बहुमत के साथ त्रिपुरा में जीत कर आए। हमारे पास वहां भी चेहरा नहीं था, इसके बावजूद भी हम लोग वहां जीत कर आए। दूसरा विषय, क्योंकि हमारे पास एक ही चेहरा है, नरेंद्र भाई मोदी जी का चेहरा, स्थानीय चेहरे की आवश्यकता नहीं है। दूसरा विषय मैं आपको बताता हूं कि आप बोल रहे 25 कैसे आएंगे। वहां का जो कार्यकर्ता है, वहां की जो जनमानस में एक संदेश गया है, लोगों ने टीएमसी को क्यों चुना था? टीएमसी को चुना था एक आशा की दृष्टि से, चूंकि सीपीआई सीपीएम का वहां आतंक था, लेकिन टीएमसी ममता जी वहां पर खरी नहीं उतर पाई। अब सब का विकल्प एक ही है, वो उम्मीद से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। वहां का वोट परसेंटेज दिखा रहा है कि ममता जी का सत्ता छिन चुका है, उनकी जमीन खिसक चुकी है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बना रही है। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यही काम गठबंधन कर रहा है। आप लोगों की जो पैठ थी 2014 में, आप लोगों ने जो बम्पर सीटें जीती थी, वहां आपको वहां से सरकाने के लिए, हटाने के लिए गठबंधन ने पूरी ताकत लगा रखी है। एक भी वोट इधर से उधर ना हो, उन्होंने अपना इंतजाम कर रखा है। उस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन जी मैं प्रतिक्रिया जल्दी दे दीजिए, फिर मैं दीपक जी के पास। 2014 में भी हम लोग 73 सीटें जीते हैं और निश्चित रूप से 73 से 74 होने वाली है। इनका एक पार्ट 1 गठबंधन हुआ था यूपी के 2 लड़कों का, वो पार्ट 1 गठबंधन हुआ,
बोले कि इनका 20% है, इनका 22% है, तो 40 के आसपास इनका परसेंटेज हो जाएगा, तो ये जीत जाएंगे। वो क्या हुआ, वो हसर 2017 के चुनाव में हमने देखा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहां पर अच्छा करने वाली है और अच्छा कर रही है। तो मैं इस दावे के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पार्ट 2 गठबंधन जो बुआ बबुआ का हुआ है वो बिखर जाएगा और ये पानी पी पी कर फिर एक दूसरे को गाली देने वाले जी। फिर इन्होंने बुआ बबुआ कहा। मायावती ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि मतलब इन लोगों ने हमें बदनाम करने की, हमारा मजाक उड़ाने की मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी। बुआ और बबुआ बोलने में क्या बदनाम कर रहे हैं, क्या कहेंगे दीपक जी? देखिए कहानी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ये गठबंधन जो है जनता ने स्वीकार कर लिया था। आप देखिए मुख्यमंत्री जी की सीट को हम लोगों ने हराया था, उप मुख्यमंत्री की सीट को हराया, उसके बाद हम लोग पश्चिम में भी देखा, फूल नूरपुर और कैराना में हराया। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जब ये हमारा गठबंधन हुआ, जब ये गठबंधन एक बस सांकेतिक तौर पे हुआ था, तब हम लोगों ने 4-5 सीटें हरा दी। अब उसके बाद तो हम लोग मिल करके लड़ रहे हैं, पूरे पुरजोर कोशिश के साथ लड़ रहे हैं, पूरे अपने आत्मविश्वास के साथ लड़ रहे हैं। तो ये लोग कहां टिकने वाले हैं? तो वही आप बौखलाहट देख रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। वो ये कहते हैं दीपक जी, वो ये कहते हैं कि वो उपचुनाव था और ये मोदी का चुनाव है। देखिए मोदी का चुनाव, देखिए आम चुनाव है, सामने मोदी बकायदा चेहरा है एक पूरा। आप लोगों की तरफ से ना तो कोई चेहरा है, सारे मिले जुले वजीर आजम इसको महामिलावट कहते हैं, महामिलावट कहते हैं। 29 पार्टियों के साथ गठबंधन, भाई साहब 29 पार्टियों के साथ गठबंधन एनडीए का है, पर चेहरा है ना उनके पास। देखिए चेहरा हमारे पास भी है। कौन कहता हमारे पास चेहरा नहीं? हमारे पास चेहरा है, बताइए आप। देखिए हमारे पास बहन जी का चेहरा है। देखिए वो भी मुख्यमंत्री रही है, मुख्यमंत्री अखिलेश जी रहे हैं, सब लोग मुख्यमंत्री। 2 पार्टियों का गठबंधन है, दोनों पार्टी के लोग मुख्यमंत्री रहे हैं। मतदाता को कम से कम ये तो आप विश्वास दिला दीजिए, बहन जी इस बार प्रधानमंत्री बनने जा रही है, उनके लिए सारे लोग वोट करें। सब कांग्रेस को भी करें तो बहन जी के हिसाब से करें, बिल्कुल अखिलेश जी को भी करें तो बहन जी के हिसाब से करें। हम बहन जी को पीएम बनाना चाहते हैं। हमारे साथ जिसके साथ गठबंधन, सब लोग बोल रहे हैं बहन जी को हम पीएम बनाना चाहते हैं। अखिलेश जी ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने ऐसा कदम नहीं कहा। उन्होंने कहा कि महिला चेहरे को प्रेफर करूंगा। मायावती जी का नाम नहीं लिया है। जरा पढ़ के आया कि दीपक जी सातवां दौर, दीपक जी नॉलेज देखिए, बस दीपक जी मैं बोल रहा हूं, देखिए बताइए सबके पास अपनी कैपेबिलिटी होती है। नाम नहीं बताया उन्होंने केवल और केवल कहा कि हम चाहेंगे कि कोई महिला चेहरा आए प्रधानमंत्री के रूप में। तो हमारी 3 पार्टियों के साथ गठबंधन है, इसमें बताइए तीसरी पार्टी का महिला चेहरा कौन है? अब आप इतने अनभिज्ञ मत बनिए, आप इतने अनभिज्ञ मत, अज्ञान मत बनिए, ठीक है? मोदी जी मत बनिए कि 1987 में ईमेल कर दीजिए, ठीक है? इतना अनभिज्ञ मत बनिए और देश की जनता को अनभिज्ञ मत बनाइए। देश जानता है कितने अनभिज्ञ बना रहे हैं, कितना भ्रमित कर रहे हैं आप देश को। पूरा देश बढ़िया से जानता है। अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपने अपना गठबंधन किया, न नीति है, न नेता है, न नीयत है आपकी। हमारे पास बचाने के लिए नियत भी है, आप केवल और केवल और केवल सत्ता बचाने के लिए मोदी के डर से। दीपक जी आपके पास, दीपक जी नियत का तो मुझे नहीं पता, लेकिन नेता ही नेता तो आप लोगों के पास है। आवाम ये सोचती है, आवाम को ये चाहिए कि कोई एक चेहरा तो हो जिसको देखते हुए वोट करे। सामने से एक चेहरा मिला है, उसको ब्रांड बना दिया गया। 2014 में उनके नाम पर इलेक्शन लड़ा गया, उन्हें मौका आवाम ने दिया। इस बार फिर उनका नाम है और आवाम चेहरा देखेगी ना। सवाल ये है, और ये पूरा विपक्ष में, मैं हर बार कांग्रेस, और जब मैं कांग्रेस के लोगों से सवाल करता हूं ना दीपक जी, जब मैं कांग्रेस के लोगों से सवाल करता हूं ना, सुनिए ना, कांग्रेस के लोगों से सवाल करता हूं तो कहते हैं कि जी कयादत, नेतृत्व तो एक ही व्यक्ति कर सकता है, राहुल गांधी। सारे लोगों को हमारे नेतृत्व में ही आना पड़ेगा, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, या ममता बनर्जी हो, या कोई हो, वो अपना राग लाते हैं। तो ऐसे में मतदाता भ्रम में है ना सर। नहीं कोई नहीं। हम देखिए न हमारा नेतृत्व, न हमें मोदी का नेतृत्व में जाना है, ना राहुल के नेतृत्व में जाना है। शुरू से बहन जी बोलती आई हैं। हमारे देखिए क्या है, देश हमारा लोकतंत्र की खूबसूरती है। यहाँ पे थर्ड फ्रंट भी बनता है, यहाँ पे छोटी पार्टियों के भी प्रधानमंत्री बने। ऐसा पहली बार नहीं होगा कि किसी छोटी पार्टी का प्रधानमंत्री बने, पहले भी बना है। अगर अखिलेश जी के नेतृत्व में जाना पड़े तो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए जो भी नेता सक्षम होगा सबके नेतृत्व में जा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं, कभी बहन जी ने बोला है कि हम ही बनेंगे, ऐसा कभी अखिलेश जी भी नहीं बोल रहा है कि हम ही बनेंगे। जिसका नेतृत्व अच्छा होगा, जिसको सब लोग सरोकार करेंगे, जिसके ज्यादा सांसद आएंगे, सब लोग मिल करके जिसको सर्वमान होगा। वैसे दीपक जी अब तो 7वां दौर होने ही वाला है, बस आपके मुताबिक उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग बहुत अच्छा कर बता रहे हैं आपको। टेस्टेड गठबंधन है हम लोग, सारी की सारी जब से 50-40 बात क्या करें, हम लोग 60+ रहेंगे, आप देख लीजिएगा। 60 प्लस विवेकानंद जी। हाँ नहीं, अभी इनकी एक्चुअली राजनीतिक लोगों की बात होती है तो हम जैसे जो पॉलिटिक्स के जो स्टूडेंट है या फिर टीचर्स भी है, ऐसे लोगों की आवाज़ें दब जाती है। तो मेरा ये मानना था कि जो पॉलिटिक्स में हमेशा केमिस्ट्री और अरिथमेटिक की जो बात हो रही कि अरिथमेटिक में हम ये लोग मिलकर आए तो ये जो कास्ट है साथ में जुड़ेगी,
और हमारी सीटें बढ़ेगी। वो 2+2 4 पॉलिटिक्स में हमेशा नहीं होता है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब सीट बाय सीट तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन जो दीपक जी कह रहे हैं मुझे लगता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस है। अब 23 को वैसे भी पता चल जाएगा। जी बिल्कुल पता चलेगा। और दूसरी बात यह है कि जैसे हमने कहा कि पॉलिटिक्स में थर्ड फ्रंट का एक्सपेरिमेंटेशन जब भी हुआ है वो बहुत ही फेल एक्सपेरिमेंट हुआ है। वो आप जनता पार्टी की सरकार देखें या फिर बाद में जो देवगौड़ा साहब बने थे, इंद्र कुमार गुजराल साहब बने थे, वीपी सिंह साहब, चंद्रशेखर साहब, इन सब की जो भी सरकारें बनी थी वो लंबे समय तक चली नहीं और एक पॉलिसी पैरालिसिस से हम घिर गए थे। इसीलिए मुझे लगता है कि जो वोटर है आज के तारीख में वो इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट चॉइस करते हैं। उनके सामने एग्जैक्टली जो एक स्टेबल गवर्नमेंट देने वाली कौन सी एक सरकार है, कौन सी एक पार्टी है या गठबंधन है, उसके बारे में वो जरूर सोचेंगे। जो थर्ड फ्रंट की जो बात है वो कभी कंसीव ही नहीं हो चुकी है और अभी भी जो देखते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जाति की सियासत भी नहीं चलेगी। आपके मुताबिक जो इन्होंने जातिगत गणित लगाए हुए हैं वो नहीं चलेगा। अब देखिए जातियों में भी ऐसे कौन सी एक जाति तो नहीं है ना। हम जब दलितों की बात करते हैं तो सिर्फ एक दलित नहीं है, वहां पर बहुत सारे ग्रुप ऑफ दलित कम्युनिटीज है। वैसे भी अगर हम देखें तो ओबीसी की जब बात करते हैं तो सिर्फ एक ओबीसी की एक जात तो है नहीं, ओबीसी की बहुत सारी कम्युनिटीज है। इसलिए वो सारी कम्युनिटीज कॉन्ग्लोमरेट होकर के साथ में आकर के एक ही पार्टी को वोट करेंगी और वो ट्रांसफर ऑफ सीट्स हो जाएगी, इसकी कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं। लेकिन जब मनोज जी वही तो मेरा सवाल है, आप लोग भी इसको नहीं मानते हैं, विवेकानंद जी भी नहीं मान रहे, लेकिन जब मायावती जी पीएम की जाति पर सवाल करती हैं तो पीएम को भी दूसरे तरीके से सही लेकिन जवाब तो देना पड़ता है कि मैं तो गरीब हूं, बेहद गरीब हूं और गरीब से भी गरीब हूं। कहीं ना कहीं वो भी तो इसमें फंसते हैं, क्योंकि मायावती जब दांव चलती हैं तो उनका टारगेट यही रहता है जातिगत गणित में उनको फंसाना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका वोटर उसको सुनना चाहता है और पीएम को भी कहीं ना कहीं उसका जवाब देना पड़ता है अपने तरीके से। तो ये तो ऐसा है नहीं कि आप लोग जो मानकर चल रहे हैं कि लोग सारे बंधन तोड़ते हुए से बीजेपी को वोट कर देंगे, ऐसा भी तो नहीं है। अभी भी तो इस देश में इतना भी तो नहीं हो पाया। 2014 में ये चीजें बहुत बड़े पैमाने पर हालांकि टूटी, इसमें कोई शक नहीं, मोदी नाम ने ये काम किया, लेकिन अभी भी इतना आसान नहीं है। इमरान भाई, निश्चित रूप से अब की बार भी वो धारणा जो बनी थी 2014 में वो प्रबल हो चुकी है। जातिवाद से और तुष्टीकरण से लोग ऊपर उठ चुके हैं। वंशवाद की राजनीति कोई पसंद नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि सबको पता है ये वंशोदय का उदय चाहते हैं, हम अंत्योदय का उदय चाहते हैं। हमारा संकल्प अंत्योदय है और इन दलित की जो राजनीति करते आए हैं, दलित की बेटी अलवर में जब करहा रही होती है तो उनके पक्ष में एक शब्द नहीं बोलते हैं। और कितने दलितों का इन्होंने उद्धार किया, मुझे बताइए कितने दलितों को इन्होंने टिकट दिया है, जरा पूछ लीजिए। यही बैठे हुए हैं। लेकिन दीपक जी कह रहे हैं 60+ सीटें ला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप बताइए जरा कितनी। मैं ये जवाब दे रहा हूं। आपका क्या आकलन है? नहीं, मेरा आकलन तो स्पष्ट है कि 73 से 74 होने वाली है, 73 से 72 नहीं होने वाली है। निश्चित रूप से आप भी जब बोल रहे 73 से 74 तो योगी जी की तरफ 85 बोल दीजिए। देखिए ऐसा है, खत्म हो जाए, मैं उतना ही बोलूंगा। मुझे पता है, योगी जी बोले समझ तो अच्छी है। आप उससे कोरिलेट करके अपने शब्दों को मेरे मुंह में डालने का प्रयास मत कीजिए। 73 से 74 होने वाली है। निश्चित रूप से महागठबंधन को लोग नकार चुके हैं। यही कारण है कि ये व्यक्तिगत आक्षेप लगाते हैं, यही कारण है कि ये व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं, यही कारण है कि मोदी जी की जाति के ऊपर बार बार प्रश्न करते हैं कि हमसे बड़ा कौन दलित है। इन्होंने दलित की कितनी बड़ी राजनीति की है, दौलत की राजनीति है, दौलत की बेटी बन गई थी। इन्होंने बाबा साहब का नाम ले लेकर बाबा साहब का ब्लेम करने बाबा साहब का नाम लेके केवल चुनाव आता है तो बाबा साहब का नाम लेते हैं। तो आम इंतखाबात का आखिरी मरहला और आखिरी मरहले के लिए सियासत तेज। 19 तारीख को डाले जाएंगे वोट, उसी पर हम बात करें। मुद्दों पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैं अनुज अग्रवाल जी के पास आना चाहूंगा। इस आखिरी दौर के मुद्दे अगर हम बात करें, जिन 8 राज्यों में इंतखाबात होने, राष्ट्रीय मुद्दे तो हैं ही जिन पर शुरू से इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं दबते चले जाते हैं, नई नई चीजें पैदा हो जाती हैं बयानों के जरिए, बातों के जरिए। इस 7वें मरहले के अहम मुद्दे आप क्या देखते हैं? देखिए इमरान जी, मुद्दे वही हैं जो पहले थे। राष्ट्रवाद आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में भारत की अंतर्धारा में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और हिंदुत्व एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जाति की राजनीति निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा बनी हुई है। अल्पसंख्यकवाद एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है और विकास के जो कार्य हुए हैं उनकी तुलना, वो कहते हैं कि हमारा 70 साल में विकास ज्यादा हो गया, हमारा 5 साल में विकास ज्यादा हो। विकास एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कहीं ना कहीं हम शिक्षा, रोजगार
स्वास्थ्य, इन पर लगातार चर्चाएं कर रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दल इस मुद्दों को बड़े अच्छे से उठा रहे हैं कि वो कह रहे हैं भाई आप इनकी बातें क्यों नहीं करते, शिक्षा की बात क्यों नहीं करते, रोजगार की। तो मुद्दे सारे वही हैं, ये बयानबाजी करके ये मतलब उलझाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज स्पष्ट है, 6 चरणों के चुनाव के बाद जो भी अंदर खाने रिपोर्ट है, और मैंने कुछ सट्टेबाजों से ही बात करी, तो वो अब ये मान के चल रहे हैं कि, और ये एक विपक्ष के लोगों से भी अगर आप बात करें अलग से, तो कहेंगे अब हमारी सरकार नहीं आ रही, आएगी एनडीए की सरकार या बीजेपी की सरकार। बीजेपी की 250 से 260 के बीच में सीटें अब आकलन की जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में 7वें जो ये इसके चुनाव हो रहे हैं, इसमें एक तरीके से वोटर टर्नआउट बीजेपी के फेवर में ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अब लोगों को लग रहा है कि आनी तो इन्हीं की सरकार है। दीपक जी क्या कहेंगे, और मुद्दे भी जरा बता दीजिए 7वें मरहले के, और जो बात अनुज जी कह रहे हैं आप उससे कितना इत्तेफाक? देखिए अनुज जी पता नहीं कौन से सट्टेबाज से बात करके आए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी ऐसी कोई सट्टेबाजी नहीं हो रही होगी मुझे लग रहा है, क्योंकि अब की बार का चुनाव क्योंकि इस पे कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरी बात रही बात कि विपक्षी को बताइए कौन सा विपक्ष वो है कि जो भाई साहब को बता दिया कि हम लोग हार रहे हैं, एनडीए की सरकार बन रही है। देखिए ये दोनों बात बेबुनियादी है। अब रही बात, देखिए हम बता दें कि अब 7वें चरण का उत्तर प्रदेश का चुनाव बचा हुआ है। 7वें चरण में इनके जो अलायंस में रह चुके हैं ओपी राजभर, वो जो क्षेत्र बाहुल्य है, वो राजभर बाहुल्य क्षेत्र है, जो 7वें चरण का जो चुनाव आप लोगों के साथ है जी। देखिए वो कहीं ना कहीं हमारे फेवर में आकर के हम लोगों को कह रहे हैं कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं पार्टी का, तो देखिए 1% नहीं, जो विनिंग फैक्टर होता, अगर उनके पास 1% नहीं था तो आप लोग बीजेपी ने क्यों लिया था? फैक्टर है, कौन सा चेहरा है जिसके नाम पे आप विनिंग कर जाएंगे? चेहरे पे क्यों आ गए? वक्त नहीं ज्यादा बहस का सर, मुद्दे बताइए जल्दी। तो वहां पे क्या वो फैक्टर जो है जिसके लिए उन्हें अपने पार्टी में लिया गया था, अब उनके क्षेत्र का चुनाव बचा हुआ है, तो वो अगर कहीं दूर होते हैं तो ये चुनाव कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में ज्यादातर। कौन सा मुद्दा बताया मुझे बताइए? मुद्दे पर आपने बात, दीपक जी ने आपने अपना फिर वही गणित लगाना शुरू किया। इन्होंने विकास का आपका जो पूरा गठबंधन है ना दीपक जी, आपका जो गठबंधन है वो पूरा, बताइए कौन सा मुद्दा पूरा सिर्फ और सिर्फ समीकरणों पर, गणित पर आधारित है। और जो बार बार बीजेपी के लोग कहते हैं केमिस्ट्री अगर नहीं बनी मतदाता की तो फिर क्या होगा? एक ऐसा विपक्ष भी होता है, एक ऐसा विपक्ष भी होता है कि भैया हम आने वाले समय में ये देने वाले हैं। क्या मुद्दे हैं आपके, जरा गिनाइए देश को। चलिए आप बता दीजिए मनोज जी, जल्दी से बताइए मुद्दे क्या है। सबसे ज्यादा ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या है? ठीक है बताइए, युवा बेरोजगार, दीपक जी ठीक है मनोज जी, आप जल्दी से मुद्दे बताइए। विवेकानंद जी के पास गरीबों के लिए क्या विजन है, जरा बताइए। आप उनसे सवाल मत कीजिए, अपना बताइए क्या मुद्दे हैं आप लोगों के। रहा था कि क्या मुद्दे लेके जा रहा है आप बताइए ना, इस 7वें मरहले में आप लोग क्या लेकर जा रहे हैं, क्या अहम बात है? 7वां मरहला हमारे लिए हर चरण महत्वपूर्ण था, ये भी चरण महत्वपूर्ण है। हमारे मुद्दे वही है, राष्ट्रीय सुरक्षा, सुशासन, नेतृत्व, देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले, विश्व में हमारा कीर्तिमान बनाने वाले, एक मजबूत लोकतंत्र बनाने वाले नरेंद्र भाई मोदी के रूप में सब लोग उनको स्वीकार कर चुके हैं। और निश्चित रूप से हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। और हमने जितने विकास के काम किए हैं, चाहे वो 2.5 करोड़ परिवारों तक बिजली पहुंचाना हो, चाहे 1.5 करोड़ परिवार आवास निर्माण की योजना हो, चाहे 8 करोड़ एलपीजी सिलेंडर हो, चाहे 13 करोड़ मुद्रा लोन हो, 35 करोड़ जनधन खाते हो, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए 10% लोगों को जो आरक्षण दिया हमने वो मुद्दा हो, हम अनगिनत योजनाएं लेकर गए हैं। सबका साथ सबका विकास करने का हमने जो बीड़ा उठाया था उसको हम संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने में कामयाब हुए। 2014 में मोदी जी के नाम की सुनामी थी और 2019 में मोदी जी के काम की सुनामी है। सब लोग जान चुके हैं देश किसके हाथ में सुरक्षित है, देश किनके हाथ में सुरक्षित है, कौन देश का गौरव बढ़ा सकता है। और हम लोग निश्चित रूप से, हमारा वोट परसेंट भी बढ़ने वाला है, हमारी सीटें भी बढ़ने वाली है और हमारा क्षेत्र भी बढ़ने वाला है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में जीतेगी। चलिए विवेकानंद, नरसाम जी आपका फाइनल कमेंट जानना चाहूंगा 7वें इस दौर के बारे में। हाँ इमरान जी, ये जो 7वें दौर में जो मुद्दे हैं, मुझे नहीं लगता है कोई नया मुद्दा आ रहा है। और मैं ये कहूँगा कि जो इलेक्शन की प्रोसेस है वो हमारे लोकतंत्र की प्रक्रिया में लोगों का विश्वास बढ़ाने वाली प्रक्रिया बने, वो सेलिब्रेशन का माहौल बने, लोगों में एकता की भावना का निर्माण हो। इस प्रकार की सारी नैरेटिव्स बनने चाहिए। आने वाले भविष्य के बारे में लोग ज़्यादा उत्साहित होकर के सोचने के लिए मजबूर होने चाहिए, वो उद्यपित होने चाहिए। इस प्रकार की एक प्रोसेस होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सारे इलेक्शन के प्रोसेस में प्राइम मिनिस्टर ने अपने नैरेटिव्स क्रिएट किए,
और बाकी के सारे जो ऑपोजिशन है उनके नैरेटिव्स पर ही वो नाचते रहे। इंग्लिश में कहते हैं ना, डांसिंग ऑन प्राइम मिनिस्टर्स ट्यून्स, तो दे केप्ट डांसिंग ऑन प्राइम मिनिस्टर्स ट्यून्स, ऐसा हुआ है। उन्होंने जो बहुत सारे जो मुद्दे बनाए जा सकते थे, रोजगार का मुद्दा बनाया जा सकता था, फार्मिंग मतलब एग्रीकल्चर का मुद्दा बनाया जा सकता था, और अनेक सारे मुद्दे थे जो मुद्दे बना करके सरकार को घेरा जा सकता था। पर मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष में वो कल्पना शक्ति थी या वो उनके संगठन में कोई दम था कि वो इस प्रकार के मुद्दे बनाए और लोगों तक ले जाए और सरकार को घेरे। वो करने में मुझे लगता है कि वो सफल बहुत ज्यादा रहे। दीपक पांडे जी कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से अपनी बात रख दीजिए। देखिए कि जैसा कि अभी आपने सुना होगा बीजेपी प्रवक्ता को, तो उन्होंने क्या किया कि एक फेरिस्ट गिना दी कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन वो चीज जमीन पे हकीकत जब आप कभी जमीन पे जाते हैं, मनोज जी जमीन पर जाके देखिए, महिलाओं के पास जाकर देखिए, मान सम्मान के लड़ रही बोल दिया होता मैं आपकी सारी योजनाओं की धज्जियां उड़ा दूंगा, धज्जियां उड़ा देंगे। आप उन महिलाओं, गरीब महिलाओं के घरों में जाकर देखिए, जो मान सम्मान के लिए शाम तक इंतजार करती है सूरज ढलने का, उन घरों तक शौचालय पहुंचा है, और धुआं में मरती थी वो महिलाएं, हवाई वादा करके चले जाते हैं, जमीन पे क्या हो रहा है उसकी इनके पास कोई जानकारी नहीं। सिलेंडर पहुंचाया, कोई खोखले मनोज जी और ये तय करने का मौका आवाम को दीजिए, आवाम को तय करने का मौका दीजिए। 19 तारीख को वो अपना फैसला सुना देगी और 23 तारीख को आप लोगों के सामने फैसला हो जाएगा। उसके बाद भी हम लोग बैठेंगे और बात करेंगे कि वाकई आपके जो सवालात थे उस पर आवाम ने गौर खोज किया या आपकी उपलब्धियों को आवाम ने गंभीरता से लिया। इस पर हम बात करने के लिए जरूर बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का 7वें मरहले पर बात करने के लिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो